ये जो आप शेर देख रहे हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा वहशी शेर माना जाता है। इसके नापायदा होने की क्या वजह है, आए हम आपको बताते हैं। यकीनन ये बात बिल्कुल वाजिया है कि इंसानों ने जानवरों की बहुत सी नई इकसाम बनाई हैं, लेकिन शेर वो वाहिद नस्ल है कि जिसकी तादाद सिर्फ कम हो रही है। Keep me in line, keep me focused on what we're आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंसान पानी के अंदर क्यों रहना सीखेंगे और बंदर शेर के बच्चे क्यों चोरी करते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कैसे फैक्ट्रियां जानवरों का रंग तब्दील कर देती हैं और ये कि इस वक्त स्क्रीन में नजर आने वाली चीज सांप नहीं है। अकाब, बाज और ऐसे बहुत से परिंदे दिन के वक्त के सबसे बड़े शिकारी होते हैं, लेकिन इनके लिए ताकत और तवाज़न रात के वक्त इस तरह से बरकरार रखना नामुमकिन होता है। रात में उल्लू इन्हीं के घोंसले में से अपना शिकार करता है। दिन की रोशनी में यही अकाब उल्लू के साथ खुशी खुशी खाना खाते हैं। So how does an owl's लेकिन वो अगर इनकी निगाह को पहचान लें तो बहुत से परिंदों की निस्बत इसको तरजीह देना छोड़ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही सूरज गरूब होता है वो एक कातिल दुश्मन की तरह सब कुछ खाने की तरफ भागते हैं और अपना शिकार करते हैं। ये जिस कदर खामोशी से उठकर अपने शिकार करते हैं, इस चीज का अंदाजा लगाना निहायत मुश्किल है कि ये किस वक्त शिकार करेंगे। लेकिन बाबून का शेर के बच्चों को चोरी करने का मामला इंतहाई मुख्तलिफ है। पहली नजर में ये लगता है कि जैसे शेर बादशाह नहीं, सिर्फ एक मछली है। खातून बाबून शेर के बच्चे को चोरी करके इसकी संजीदगी से देखभाल करती हैं, गोया कि इसका अपना ही बच्चा है। इसके बालों को कंघी भी करती है और इससे एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उठाकर ले जाती हैं। और ये कोई कार्टून नहीं बल्कि हकीकत है। वो सिर्फ इसलिए शेर के बच्चों को चोरी नहीं करते कि इनके साथ खेल सकेंगे, बल्कि हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। शेर बाबून को सिर्फ उसी वक्त खाते हैं जब वो बहुत ज्यादा भूखे हों। लिहाजा बाबू ने इस निज़ाम से निजात हासिल करने के लिए एक नई स्कीम ईजाद की और शेर के बच्चों को चोरी करना शुरू कर दिया। अगर इनके पास कोई शेर का बच्चा ही नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि वो अडल्ट शेर भी नहीं होगा और दोपहर के खाने और मुस्तकबिल में कोई इनको खाने वाला भी नहीं होगा। आप इमेजिन करें कि आप माहीगीरी के लिए बाहर जाते हैं और फिर अपने शिकार के लिए जाल बिछाते हैं। शिकार करने के बाद कोई आपका पूरे का पूरा शिकार चोरी कर दे तो आप कैसा महसूस करेंगे। ऑक्टोपस एक होशियार इन्वर्टिब्रेट है। माहीगीरों की समुद्री चोरी का खुदाई के बाद पता चल चुका है। आप सिर्फ वही एंजॉय कर सकते हैं जो कि दूसरे लोग पहले ही पकड़ चुके हैं। ये मंजर को देखकर समझते हैं और इनमें काफी जहानत होती है। साइंसदानों को भी एक तवील अरसे से पता चल चुका है कि ऑक्टोपस एक नाकाबिले यकीन हद तक होशियार जानवर है। वो किसी भी तरह के जाल को खोल सकता है और किसी भी जाल से शिकार चुरा कर इसे जाल से निकालना इनके लिए इंतहाई आसान काम है। डोमाडीज भी बिल्कुल इसी तरह शिकार करते हैं, तो फिर इनके शिकार को हम किस तरह से याद न करें। ये बिल्कुल सही जगह पर शिकार करते हैं और इसी वजह से ये मकड़ियाँ मछली खाती हैं। ये तालाब या नदी के किनारे संजीदगी से अपने शिकार का इंतजार करती हैं और मछलियों की नकलो हरकत से आने वाली लहरों को देखकर ये अंदाजा लगाती हैं और साथ साथ सतह पर चलते हैं और अपने शिकार के नजर आते ही अपनी मजबूत टांगों से फौरी तौर पर पानी में कूद जाएंगी। इनकी मजबूत टांगे 8 सेंटीमीटर तक लंबी जा सकती हैं और छोटी मछली से निपटना इनके लिए इंतहाई आसान है और इसके बाद सब फिर मामूल पर आ जाता है। किसी डोलमाडीज को अपने साथ एक मछली का शिकार पर ले जाना आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है। अब हम नजर डालते हैं एक गैर दोस्ताना आलसी टिड्डा पर। ये रोशन परिंदा चिड़िया से थोड़ा सा बड़ा है। ये माहीगीरी के बारे में आम तौर पर एक या दो चीजें ही जानता है। आलसी टिड्डी लटकी हुई शाखों पर बैठ जाते हैं और जैसे ही वो मछली को देखते हैं तो फौरन नीचे गिर जाते हैं और अपना शिकार को पकड़कर ही वापस आते हैं। ये चीज इंतहाई जल्दी हो जाती है, इसको कुछ समझने का वक्त नहीं मिलता। यहाँ तक कि मछली और परिंदे खुद भी अपने शिकार को इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं कि इसे अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर मछली इनके मुताबिक नहीं है तो आलसी टिड्डा इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें पकड़ने में कोई भी एतराज महसूस नहीं करता। ये ड्रैगन, फ्लोर, छिपकली और फिश यहाँ तक कि सब कुछ खा लेते हैं। ये वक्त पर छुपने में कामयाब नहीं हो सकता। लिहाजा मकड़ी और परिंदे दोनों माहीगीरी में काफी अच्छे हैं और अगर वो इंसानों की तरह पानी के अंदर रहना सीख जाएं तो शायद कोई भी मछली बाकी न रहे। मैं समंदर में मुस्तकबिल में रहने वाली बस्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा। बहुत से लोग जिंदा अमली तौर पर अभी भी पानी के अंदर रह रहे हैं। मुकीम कबीलों की तादाद सिर्फ 2 या 3 हजार है। ये थाईलैंड और बर्मा की सरहद पर खाना बदोश हैं, जिन्हें आम तौर पर समुद्री खाना बदोश भी कहा जाता है। और अगर कोई समुद्र के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं तो वो मोकीन हैं। वो किसी कुबा के बगैर पानी के नीचे रह सकते हैं और पानी के अंदर ही मछली और अपने शिकार को जमा करते रहते हैं। वो 20 मीटर से ज्यादा गहराई में भी कई मिनट तक गुजारा कर सकते हैं और इनके कुछ हैरत अंगेज सलाहियतें हैं। ये कबायली आम तौर पर आम लोगों की निस्बत पानी में ज्यादा बेहतर देख सकते हैं।
क्योंकि वो बचपन से ही गोताखोर हैं और इनकी आंखें तरबियत याफ्ता हैं, यहाँ तक कि नमकीन पानी के दरमियान भी ये अपनी तवज्जो बरकरार रख सकते हैं और ये किसी भी चीज़ के बिना अपने वज़न को बरकरार नहीं रख सकते। सिविलाइजेशन के दौर जैसा कि पानी, वाईफाई और तमाम फ़ायदों के बावजूद भी ये खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बदकिस्मती से इनका ज़्यादातर वक्त समंदर के अंदर ही गुजरता है। आप जानते हैं कि मुझे हैरत है, इतने महारत से काम करेंगे तो वो समंदर के बाहर भी अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक तालाब में अगर पानी के खाना बदोश अफराद ड्राइविंग में इतने अच्छे हैं तो वो Y20 में क्या कर सकते हैं, जो कि दुनिया का सबसे गहरा पूल है। ये एक लंबी चौड़ी गार की तरह है जो कि 42.15 की गहराई में जाता है, जहाँ पानी के अंदर 4 बड़ी गारें हैं, जहाँ गोताखोरों की तरबियत और ज़ायरीन के लिए पानी के अंदर शीशे की सुरंगें बनाई गई हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात किए जाते हैं। यहाँ तक कि इस तालाब की तख्लीक अभी भी एक तजर्बा है। कहा जाता है कि पानी और इसके तालाब को भरने में 9 दिन लगते हैं। चलो अब हम पानी से बाहर निकलते हैं, अब हम जंगल में जाते हैं। अब आप किसी भी गैर मामूली चीज़ को देखें कि कैसे ये दरख्त एक दूसरे को छू नहीं रहे। ये ऐसे ही है कि जैसे वो एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और आपस में फ़ासला बरकरार रखते हैं। और मैं आपको ये बताता जाऊं कि इंसान को अब तक यकीन नहीं है कि इसकी वजह क्या है और वो इसके लिए अभी तक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक राय कायम नहीं हो सकी। कुछ का ख्याल है ये कीड़ों के फैलाव को कम करने के लिए होता है। आप भी जानते होंगे कि अगर हम किसी के ज़्यादा करीब ना जाएं तो हम किसी से भी कोई इन्फेक्शन हासिल नहीं कर सकते और शायद ये दरख्त भी इस पर काम करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस तरह शाखें एक दूसरे को टूटने से बचाने की कोशिश करती हैं। कुछ साइंसदानों का ये कहना है कि दरख्त इंसानों की निस्बत अपना फोटोसिंथेसिस बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के पत्तों को नहीं डांपते। इसका मतलब है कि वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। मुख्तसर ये कि किसी को कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन ये सब बहुत दिलचस्प है। लेकिन तमाम पौधों के पास नुकसानदेह चीज़ों से बचने के लिए बहुत से तरीके मौजूद नहीं हैं और शाखें भी इस सांप की नकल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और जब हमने ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसके लिए एक लंबा अरसा दरकार है। जब ग्लोबलाइजेशन के बाद आती है आप इस अमल में देख सकते हैं कि और 19वीं सदी के वस्त में बर्फ को देखें, इसको तितली कहा जाता है। ये कटे हुए पतंगों से भी बहुत बुरी नजर आती हैं, लेकिन यही वो चीज़ है जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज है। मेटामॉर्फोस असल में इस तितली के परों से ही है। इस अमल से पहले सफेद था और इसने ही कीड़ों को दरख्तों की छाल के साथ घुल मिल जाने में मदद की, जिससे ये समझा जाता है बुनियादी तौर पर सनती इनकलाब से पहले सब कुछ ठीक था। इसके साथ साथ ही बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई आलूदगी माहौलियात में आई, जिससे पौधों की ग़िज़ा गज़ब हो गई और इसने तितलियों को भी बहुत मुतासर किया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 100 साल बाद लोगों ने फ़ज़ाई आलूदगी से लड़ना शुरू किया और लाइटन आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के तनाव पर वापस आ गई। अभी भी भारी और रोशन स्याह रंग की तितलियाँ कहीं कहीं पाई जाती हैं, लेकिन वो हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत कम है। अब हम अगले माहौलियाती मसले तक हम ही मिलेंगे।